हेलो दोस्तों। प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 50 ऐसे एमसीक्यूएस देखेंगे जो कि आपको अपने स्टेट की जो इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी मददगार साबित होंगे और एसएससी जेई आरआरबी उसकी एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे। उसमें से कुछ पहले एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी हमको काफ़ी हेल्प करेंगे। पहला है, व्हाट डज बीओडी मेजर्स इन वेस्ट वाटर। तो बीओडी के बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो बीओडी जो है वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वेस्ट वाटर में उसको मेजर करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। उसके बाद पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो पीएच जो है वो 7 होगी अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की अगर हम बात करें स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा ए 7। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है, द परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर इज। ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी 15। 15 तक की टर्बिडिटी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में परमिशिबल है। उससे ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि टर्बिडिटी जो है वो उसको किस यूनिट में हम लोग नापते हैं। ये भी छोटे क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि टर्बिडिटी का यूनिट जो है वो क्या है। इसके बाद द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है पानी की, उसके लिए हम लोग जो है वो इस्तेमाल में लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। डब्ल्यूटीपी की जो प्रोसेस है, क्या आप जानते हैं उसको? अगर आप नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो काफ़ी कोर टॉपिक होगा उसमें, डब्ल्यूटीपी और एसटीपी। तो डब्ल्यूटीपी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग जो है वो ज़्यादा डिटेल के साथ जितने भी हो सके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के साथ हम लोग जो है उसको समझेंगे किस तरीके से वहाँ पे प्रोसेस होता है, और एक एक प्रोसेस को हम लोग जो है उसमें देखेंगे। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन कोगुलेंट यूज इन वाटर ट्रीटमेंट इज। तो कोगुलेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो कोगुलेशन के लिए अगर हम बात करें तो कॉमनली जो है हम लोग एलम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे एक और ऑप्शन है डी, क्लोरीन। तो डब्ल्यूटीपी में क्लोरीन का हम लोग जो है वो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में, या फिर पानी को कौन सी प्रोसेस से पास करने के लिए हम लोग क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। इसके बाद है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ। तो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेंस को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है द प्राइमरी पोल्यूटेंट फ्रॉम व्हीकल इज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, SO2। इसके बाद डिजोल्व ऑक्सीजन DO इन वाटर शुड नॉट बी लेस देन। तो पानी में जो है डिजोल्व ऑक्सीजन मिनिमम कितना होना चाहिए, तो वो होगा 4 मिलीग्राम पर लीटर। इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगा तो एक्वाटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव करने के लिए पानी में काफ़ी दिक्कत होगी। एक्वाटिक लाइफ मतलब पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु है। इसके बाद विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अगर SO2 की बात करें तो वो क्यों ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इफेक्टिवली अर्थ के ऊपर आने वाले कोई भी लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को एटमॉस्फेयर से ट्रैप नहीं करता है। वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो इफेक्टिवली उसको ट्रैप नहीं करता है। इसीलिए जो है ग्रीन हाउस गैसेस में उसकी कैलकुलेशन नहीं होती है। इसके बाद नॉइस लेवल इज मेजर्ड इन। तो नॉइस लेवल की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग डेसिबल में नापते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद द कलर ऑफ फ्रेश डोमेस्टिक सीवेज इज। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे फ्रेश डोमेस्टिक के बारे में हमको पूछा है। फ्रेश डोमेस्टिक वेस्ट जो है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन होने के कारण शुरुआत में वो ग्रे होता है, बाद में जाके वो ब्लैक या फिर डार्क कलर में चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि फ्रेश डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो ग्रे होगा, और बाद की अगर हम बात करें तो ब्लैक या फिर डार्क हो जाएगा।
उसके बाद द टाइम टेकन बाय सीवेज इन सेटलिंग टैंक इज कॉल्ड। तो सेटलिंग टैंक में टाइम जो सीवेज को लगता है उसको डिटेंशन पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, डिटेंशन टाइम। विच डिजीज इज नॉट वाटर बोर्न। इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं एग्जामिनेशंस में कि पानी से होने वाली, वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। ऑप्शंस अगर हम देखें तो पानी से जो है वो मलेरिया नहीं होता, मलेरिया मच्छर से होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोलेरा जो है वो एक बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है। टाइफाइड जो है वो भी एक बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है। और हेपेटाइटिस ए जो है वो एक वायरस से होने वाला डिसीज है। तो इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। विच इज द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट रिएजेंट। तो केमिकल ऑक्सीजन रिएजेंट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर K2Cr2O7 उसका अगर हम नाम देखें तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। अगर ऑप्शन में भी पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा होगा तो वो भी करेक्ट होगा। तो K2Cr2O7 को हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। अगर ऑप्शन डी के ऊपर नज़र डालें हम लोग तो AgNO3 इसका केमिकल नाम आप जो है वो कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। उसके बाद है बायोफिल्टर इज यूज फॉर। तो बायोफिल्टर जो है वो एयर पोल्यूशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद इफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स आर इश्यूड बाय। तो इफ्लुएंट स्टैंडर्ड जो है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इश्यू करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। विच इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेशन। तो स्लोएस्ट फॉर्म जो है वो फिल्ट्रेशन का वो होगा स्लो सैंड फिल्टर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्लो सैंड और रैपिड सैंड फिल्टर के बीच में जो डिफरेंस होगा तो उसके ऊपर शेप MCQs बन सकते हैं। तो स्लो सैंड फिल्टर की अगर हम बात करें तो 1 मीटर क्यूब की जगह अगर हम फिल्ट्रेशन की ले 1 मीटर क्यूब की जगह में 1 घंटे तक वहाँ पे पानी रखेंगे तो 100 से 200 लीटर पानी फिल्टर होगा स्लो सैंड फिल्टर में। वहीं 1 मीटर क्यूब में 1 घंटे में रैपिड सैंड फिल्टर अगर होगा तो 3000 से लेकर 6000 लीटर तक पानी जो है फिल्टर वहाँ पे होगा। TDS स्टैंड फॉर। तो TDS का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा टोटल डिजोल्व सॉलिड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद COD स्टैंड फॉर। तो COD की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर RO रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो स्टैंडर्ड के नज़दीक जो है वो 10 बार पहुँचता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर होगा तो उसके लिए 2 से लेकर 17 बार के बीच में हम लोग को प्रेशर चाहिए होगा रिवर्स ऑस्मोसिस में। और अगर सी वाटर होगा तो उसके लिए प्रेशर बार हमको ज़्यादा लगेगा। तो वो हो जाएगा 40 से लेकर 82 बार तक। अ गुड डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट इज। तो डिसइंफेक्टेंट की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। द नॉइस लेवल इन क्लासरूम शुड बी बिलो। इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। थिएटर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी एक से स्पेसिफिक जगह के बारे में पूछेंगे और उसके आसपास जो है वो स्टैंडर्ड नॉइस लेवल कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लासरूम में जो है 50 डेसिबल कम है तो वो होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अगर स्टैंडर्ड के तौर पर अगर हम बात करें तो 35 से कम डेसिबल होना चाहिए नॉइस लेवल क्लासरूम का, पर यहाँ पे सबसे कम था 50। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 50। अगर 35 ऑप्शन में आपको दिखे तो 35 को ही चूज करना है। उसके बाद है विच इज यूज फॉर मेजरिंग DO इन वाटर। DO मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन। तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो डियोमीटर के जरिए नापते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, डियोमीटर। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके का डियोमीटर होता है। उसका एक एंड जो है वो पानी में रखते हैं तो रीडिंग वाली जो स्क्रीन है वहाँ पे दिखा देते हैं कि कितना डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें है। उसके बाद पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड इन। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को अगर आपको किल करना है तो कौन कौन से प्रोसेस जो इस्तेमाल में ले सकते हैं। डिसइंफेक्शन से भी हम लोग कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन से भी हम लोग कर सकते हैं, या पेस्चराइजेशन से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ एबो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ एयर बीइंग मिक्सड विथ वाटर इज कोल्ड। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। जहाँ पे पानी और एयर जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो WTP का काफ़ी कंसेप्चुअल और स्टार्टिंग का स्टेज है जिसको हम लोग एरेशन बोलते हैं।
तो आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले नीचे यहाँ पे देखिए, ये जो है इसमें से जो है पानी ऊपर आएगा, सबसे ऊपर यहाँ पे पाइप होता है, ये पूरा होते होते यहाँ पे ऊपर से पानी जो है वो नीचे आएगा इस तरीके से सभी दिशाओं में। इससे क्या होगा, पानी का सरफेस एरिया जो है बढ़ेगा और वो एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं पूरा एरेशन प्रोसेस, और इससे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पानी में अच्छी तरीके से घुलने में मदद मिलती है। उसके बाद है द लेयर विच प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेस, अल्ट्रावायोलेट रेस से जो है पृथ्वी को बचाते हैं वो है ओजोन लेयर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद है व्हाट इज द मेन पोल्यूटेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक। तो फोटोकेमिकल स्मोक में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक में मेन पोल्यूटेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी NO2। इसके बाद द BOD रिमूवल इन ट्रिकलिंग फिल्टर इज अबाउट। तो ट्रिकलिंग फिल्टर जो है उसमें BOD रिमूवल जो है उसके परसेंटेज 75 से लेकर 90% के बीच में रहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। What is the main purpose of screening in सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में जो है वो स्क्रीनिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि शुरुआत में अगर हम बात करें तो पानी के ऊपर जो कचरा तैरता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जो है स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल। तो इस तरीके की जाली होती है वहाँ पे और पानी को इसमें से पास किया जाता है यहाँ पे, तो जो तैरता हुआ कचरा है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है रुक जाता है। विच इज नेचुरल कोगुलेंट। तो नेचुरल कोगुलेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली तो हम लोग जो है वो एलम का यूज करते हैं, पर नेचुरल की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा मोरिंगा सीड्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, मोरिंगा सीड्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। उसके बाद है हाई फ्लोराइड इन वाटर कोसिस। तो फ्लोराइड अगर पानी में ज्यादा होगा तो उसकी वजह से फ्लोरोसिस हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। फ्लोरोसिस जो है वो इस तरीके से हमारे बॉडी में रिफ्लेक्शन डालेगा। अगर कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड ज्यादा है तो वहाँ पे जो इस तरीके के दाग हो जाएंगे, इंसान के दांत में इस तरीके के पीले पीले दाग हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर में जो है फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। इसके बाद मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस की अगर हम बात करें तो मेन कंपोनेंट हो जाएगा मीथेन और उसका केमिकल कंपोजिशन है CH4। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा है नीचे में से, तो वो हो जाएगा यहाँ पे पेपर, क्योंकि पेपर जो है वो शुगर केन के वेस्ट से बनता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द रिटेंशन टाइम ऑफ सेप्टिक टैंक। रिटेंशन टाइम सेप्टिक टैंक की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 24 आवर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद विच वाटर ट्रीटमेंट मेथड रिमूव हार्डनेस। तो वाटर ट्रीटमेंट अगर हम लोग कर रहे हैं और पानी में हार्डनेस ज़्यादा है तो वो रिमूव करने के लिए हम लोग जो है वो आयन एक्सचेंज प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, आयन एक्सचेंज। इसके बाद विच कंपाउंड कोज ब्लू बेबी सिंड्रोम्स। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम्स की अगर हम बात करें तो नाइट्रेट अगर ज़्यादा होगा, नाइट्रेट कंपाउंड होगा तो वो जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम्स का कोज होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद द टर्म ग्रे वाटर रेफर्स टू। ग्रे वाटर की अगर हम बात करें तो वो डोमेस्टिक का वेस्ट वाटर है, उसको दिखाने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। द ओडर इन वेस्ट वाटर इज मेनली ड्यू टू। वेस्ट वाटर में जो ओडर आती है वो मेनली हाइड्रोजन सल्फेट की वजह से आती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद इन ड्रिंकिंग वाटर आयरन कंटेंट शुड बी लेस देन। तो आयरन कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पानी में ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं। जो मेन कंपोनेंट है आयरन, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, ऐसे कौन कौन से केमिकल कितनी मात्रा में होने चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, इसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इसका भी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। पूरा लिस्ट जो है हम टेलीग्राम की चैनल पर हम लोग अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बायोगैस की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एनारोबिक डाइजेशन सिस्टम जो है उसके जरिए हम लोग बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं।
यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, एनारोबिक डाइजेशन। उसके बाद द पीएच ऑफ एसिडिक वाटर इज, तो एसिडिक वाटर होगा तो उसकी पीएच जो है वो लेस देन 7 होगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। थर्मल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, थर्मल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर प्लांट जो है वहाँ पे ज़्यादा थर्मल होगा, तो थर्मल पोल्यूशन जो है वो उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, न्यूक्लियर प्लांट्स। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI मेजर्स, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पोल्यूशन का लेवल नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, पोल्यूशन लेवल। अगर हम बात करें तो विंड की स्पीड जो है वो किसके जरिए नापते हैं, वो एक एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आप नीचे कमेंट करके बताइए विंड की स्पीड जो है वो किससे हम लोग मेजर करते हैं। द मोस्ट पोल्यूटेंट रिवर इन इंडिया इज, तो वो हो जाएगी यहाँ पे यमुना, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EIA, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो EIA का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये याद रखना, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है एग्जाम के टाइम, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT वॉज एस्टैब्लिश इन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में, कई सारे स्टेट की इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस में भी ये पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर अगर हम नजर डालें तो NGT जो है वो 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 2010। इसके बाद विच पोल्यूटेंट इज एसोसिएटेड विथ मीनामाता डिसीज, तो मीनामाता डिसीज जो है वो मर्क्यूरी से होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। पर स्पेसिफिक अगर हम बात करें मर्क्यूरी के, तो मिथाइल मर्क्यूरी जो है वो स्पेसिफिक मेन रीजन है जिसके जरिए मीनामाता डिसीज जो है वो होती है। लास्ट MCQ है, द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल वाज नोटिफाइड इन, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल जो है वो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से हमने जो है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के 50 ऐसे MCQs देखे जिसमें से कुछ एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और जिसके बारे में मैंने आपको कमेंट करने के लिए बताया वो भी एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, और इसके बाद में आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आपको जिसमें भी कंफ्यूजन हो वो मुझे आप नीचे बताइए, तो उसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट MCQs वाला वीडियो होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।